हिमानी, हिमानी का तो कंप्लीट है, WDD भी आई थिंक कर रही है। हाँ। अच्छा। तो अभी तक की जर्नी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आया? UI तो आज से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। सर अगर सिर्फ डिज़ाइन डिज़ाइन करने में लाइक फिग्मा में जैसे करते हाँ, हैं और एक्सपी में जो डिज़ाइन करता है उसमें सिर्फ जॉब मिल जाती है ना। जॉब तो हर चीज़ में अवेलेबल है। आप बोलो कि खाली मुझे इलस्ट्रेटर के बेसिस पे जॉब मिल जाए, जॉब उस पर मिल जाएगी। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग रन किसके अंदर है। ठीक है। तो आज तक क्या चलता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबको आना चाहिए। आज की डेट में ग्राफिक कम UI UX डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और एक सबसे बढ़िया जो UI UX डिज़ाइनर होता है वो होता है जिसको कोडिंग की नॉलेज होती है। क्योंकि अगर उसको ये पता है कि कोडिंग में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, तभी एक बढ़िया डिज़ाइन वो बिल्ड कर सकता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो डायरेक्ट XD फिग्मा करा दो, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर करा दो और बस हम डे वन से वैसे UI UX डिज़ाइनर। आप सॉफ्टवेयर सीख लोगे लेकिन काम करना नहीं सीख पाओगे। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने अभी तक ग्राफिक्स के अंदर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखा, लेकिन अब आप ये सोचो अगर हमने उसको सीखने के बाद अपना खुद का टेम्पलेट बना के अगर हमने कोड नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा उसके सीखने का। ये कुछ वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए ना सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह का हमने कलर बैलेंस, डिज़ाइन बैलेंस, फॉन्ट बैलेंस करना है अपने डिज़ाइन के अंदर। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो देखो, UI UX डिज़ाइनर एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता। पहली चीज़ तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि हमारे यहाँ पर UI डिज़ाइनर की या UX डिज़ाइनर की या फिर हो सकता है कंबाइन में भी, कि UI UX डिज़ाइनर की अपॉर्चुनिटी है, आपने वहाँ पर अप्लाई किया और आपको दे दिया जाए वहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए कि भाई बनाओ। तो आपका काम वहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट बनाना नहीं है। आपका काम है सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर अपने इनपुट देना कि ग्राफिक कहाँ लगाना है, टेक्स्ट कहाँ लिखना है, कितना बड़ा लिखना है जिससे उसके ऊपर इंगेजमेंट आए। ना कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम आप करें बैठ के। तो आप खुद सोचो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, अगर मैं अरीना का एग्जांपल लेता हूँ, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट एक टेंटेटिव बताते हैं कि जैसे 60-70 हज़ार में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख जाता है बच्चा, और तुम 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो UI UX डिज़ाइनिंग सीखने में, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बोले कि भाई सोशल मीडिया पोस्ट आप बनाओगे, उनको क्लियर बोल दे सर नहीं, मेरा रोल ये नहीं है। मेरा रोल है डिज़ाइनर को इंस्ट्रक्ट करना कि क्या करना है, किस तरह से करना है, ना कि मैं वो काम खुद करूँगी। आपका काम है रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो UI UX है टोटल थियोटिकल कोर्स है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स के अंदर आता है, जैसे आप अपना डे वन की जर्नी याद करो, जब अरीना आपने ज्वाइन किया होगा तो आप अरीना आते हो, मे भी हो सकता है फोटोशॉप आपका पहला सॉफ्टवेयर रहा हो। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद में कहते हैं ये पेन टूल इससे कटआउट निकालो, ऐसे होता है ना। वहीं से हमारी गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी चीज़ें, कि आपने डे वन पर ट्रेसिंग सीख लिया, ना कि हमने चीज़ों को डिज़ाइन करना सीखा। क्योंकि ट्रेसिंग करना सबसे आसान काम है, लेकिन ये सोचो कि जिसका आप डिज़ाइन ट्रेस कर रहे हो उसने तो बनाया होगा ना, उसने तो किसी और का ट्रेस नहीं किया होगा। तो पहले ये डिफरेंस है डिज़ाइनर में और ऑपरेटर में। तो हमने बनना है डिज़ाइनर। ठीक है। सो UI UX डिज़ाइन के अंदर भी ना प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे। सॉरी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और वहाँ पर आपको बोला जाता है भी एक वेबसाइट बना दो रियल इस्टेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल। अब रियल इस्टेट का आपको मिल गया, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में रियल इस्टेट है क्या। अगर मुझे रियल इस्टेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं उसके बारे में बनाऊंगा क्या, है ना। तो हो सकता है भाई जो अभी आपकी एज है उसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना
ज़रूरी नहीं है कि भी आपको सब पहले से पता होगा। तो आप नेट के ऊपर रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा रियल एस्टेट यानी कि हम लोग जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं ये उसको बिलोंग करता है ना। तो जब आप इस तरह का कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक पर्सन एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहा है, एक प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा है, हंट कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या देखना चाहता है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी मुझे वेबसाइट बनाना है उसका जो प्रोजेक्ट है वो यूज़र को ऐसा नहीं उस वेबसाइट में ढूंढना पड़ रहा है, वो सबसे पहले होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ बहुत ही फेमस बिल्डर्स हैं जैसे कि गौर, अजनारा, सुपरटेक, है ना, इस तरह के एग्जांपल की बात करें जैसे, तो ये जैसे जेपी ग्रीन्स तो ये लोग क्या है कि सो मेनी प्रॉपर्टीज आज तक बना चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सक्सेसफुली। ऐसे न जाने दिल्ली एनसीआर के अंदर हज़ारों बिल्डर्स अवेलेबल है, छोटे बड़े, कोई 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई 35 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जिसका जैसा बजट वो वैसा अपना काम करा रहा है। अब कुछ जगह है जो हब बन गई जैसे कि राजनगर एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हमेशा कंस्ट्रक्शन अगर आप कोई विजिट करोगे तो फुल स्विंग पर है, मतलब हर 1-2 साल में आप देखो अरे एक नया टावर बन गया यहाँ पर, बिल्कुल इस तरह से। तो पहली चीज़ जब हमें ये क्लैरिटी मिल गया तो हमने क्या करा, अपनी वेबसाइट को जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें ये देखना है और साथ साथ ये भी समझना है कि किस तरह की टारगेट ऑडियंस उसके साथ इंगेज होने वाली है। भाई देखो मार्केट में हर तरह का प्रोडक्ट आता है, एक मोबाइल फ़ोन जो जिसकी पॉकेट जैसा अलाउ करती है और हाई एंड तक अवेलेबल है मार्केट में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि एक कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, आशीष कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। हाँ तो माइक म्यूट कर लो अपना बेटा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जैसे किसी अब एक लेबर क्लास पर्सन है जिसकी डेली की दिहाड़ी एग्जांपल के तौर पर 500 रुपये, भाई वो तो एंड्रॉयड भी अफोर्ड नहीं कर सकता बेचारा, क्या करेगा वो। तो उसको क्या चाहिए कि एक कीपैड वाला फ़ोन जो कि 500 रुपये के अंदर आज की डेट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक ज़माना था जब अगर हम लोग ईयर 2000 की बात करें, भाई कीपैड वाले फ़ोन उस टाइम में 5-6 हज़ार रुपये के आते थे, इतना एक्सपेंसिव हुआ करता था टेक्नोलॉजी, है ना। तो वो आज की डेट में आप मान लो कि आईफोन से भी ज़्यादा महंगा था, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका ना। उसी तरह से मार्केट के अंदर जो जैसे जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनके पास उसी तरह से, जैसे कि मुकेश अंबानी की वाइफ के पास जो फ़ोन है उसके अंदर रूबीकॉन लगा हुआ है, तो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन हो गया, वही आईफोन है, उसके ऊपर स्पेशली अलग से लगवाया गया है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक से हमारा मतलब ये है जो एंड यूज़र है वो अलग अलग तरह के, वो एक जैसे नहीं है ना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 20 लोग काम करें तो 20 लोगों की सैलरी एक जैसी नहीं होगी, किसी की एक्सपीरियंस के बेसिस पर अलग होगी, किसी की डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग होगी, है ना। तो वैसे हमारा पूरा मार्केट जो है वो सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है। तो जब हम लोग कोई डिज़ाइन बिल्ड करते हैं तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम सभी को कनेक्ट कर पाए। अब जैसे एप्पल है, एप्पल हर किसी को कनेक्ट नहीं करता, ठीक है, हर किसी के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है चलाना। या तो कुछ लोग ऐसे इंडिया के अंदर देखा जाए या अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड अगर रेशियो देखें एप्पल का उठा के, तो सबसे एक्सपेंसिव हमारे यहाँ पर ही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो लोग एप्पल को ऑन करते हैं वो वन शॉट पेमेंट करने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर सब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में जैसे बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड्स जिसपे नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह अवेल करके हम लोग ले लेते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है चीज़ों का। तो एप्पल को बेनिफिट क्या होगा कि इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब सामने आए लाइमलाइट में, तो उसको बेनिफिट मिला, उसको बूस्ट मिला कि भाई मेरे प्रोडक्ट को मैं और महंगा बनाऊंगा तो लोग खरीदेंगे। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो 1,80,90,000 रुपये के आसपास आईफोन 15 प्रो मैक्स जो आता है इनका इस रेंज में आता है, 1 TB का जो वेरिएंट होता है। तो मान के चलो कि 2 लाख रुपए एक बहुत अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड नहीं बनाता है, इस रेंज का तो एंड्रॉयड भी बनाता है। अगर हम लोग वीवो की बात करें तो वो भी 1.5 लाख रुपए के अंदर अपना फ़ोन लेके आता है, सैमसंग लेके आता है अपना उसी सेगमेंट के अंदर, है ना। और उससे ज़्यादा फ्रीडम्स भी हैं, ठीक है। बट दोनों का जो नेचर ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है। एप्पल अपने फ़ोन में एड्स नहीं दिखाता,
दिखाता है, लेकिन उसके डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, आपको सो मेनी एड्स दिखने मिलते हैं। कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे, अगर जैसे घर में कोई बच्चा है या अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है कि आपको कैंडी क्रश खेलना है, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो बीच में एक ऐड आ जाता है थोड़ी बहुत देर के बाद में, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट के पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, तो गूगल ने एक स्ट्रेटजी बिल्ड किया है कि भाई मार्केट में अगर मैंने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया डिवाइस का तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, है ना। तो मुझे पहुंचना है सबकी जेब में, क्योंकि जब मैं सबकी पॉकेट में रहूँगा हर वक्त तो बंदा मुझे निकालेगा, चलाएगा, और चलाएगा तो मैं उसको ऐड दिखा दूंगा। स्ट्रैटेजी समझ रहे हो। तो उसने क्या करा कि अपने ओएस की कॉस्ट नहीं ली आपसे, एंड्रॉयड को उसने क्या बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मान लो कि आप एक मैन्युफैक्चरर XYZ जो भी है, आपने ओएस लिया किसका, एंड्रॉयड का, अपने फ़ोन में डाला, यानी कि मुझे बीइंग ए मैन्युफैक्चरर मुझे उसका भी कुछ नहीं पे करना पड़ रहा है गूगल को। जो गूगल इसलिए फ्री में दे रहा है कि भाई अगर ये 1 लाख फ़ोन बनाएगा तो 1 लाख लोगों तक मेरी और रीच बनेगी, है ना, उसके थ्रू। एप्पल क्या करता है, एप्पल आपको फ़ोन भी बेचता है, साथ में ओएस भी देता है, वो दोनों चीज़ों का आपसे पैसा लेता है ना। तो एप्पल बना उन लोगों के लिए जो बिजनेस पर्सन है। एक्चुअल में इसका जो एग्जिस्टेंस आया वो इसीलिए था कि जिनको हाईली सिक्योर डिवाइसेस की ज़रूरत है, जिनका अब जैसे जितने भी फिल्म स्टार हैं वो देखते हो, जैसे अगर हम लोग बात करें ऋतिक रोशन का बात करें, या फिर अगर हम लोग बहुत सारे इस तरह के एक्टर्स हैं जिन्होंने सेलफोन का प्रमोशन किया हुआ है। शाहरुख खान खुद करता है, आपका वीवो शाओमी वगैरह का सबका, ओप्पो वगैरह सबका करता है। क्या वो खुद चलाता होगा, नहीं चलाता। क्यों, क्योंकि भाई अगर वो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अगर स्विच करते हैं तो उनकी प्राइवेसी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है उस कंडीशन में। एप्पल सिक्योरिटी देता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की बात कर रहे हैं, मेरा फ़ोन आपका फ़ोन सुन रहा है इस चीज़ को, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आपके फ़ोन में उस तरह के एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट एप्पल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एंड्रॉयड हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है कि भाई आपका एग्जांपल के लिए सेल फ़ोन के अंदर मैसेज आता है कि योर सैलरी इज क्रेडिटेड विद दिस एक्स अमाउंट, तो आपका वो भी सबको दुनिया को बता देगा कि भाई साहब इसकी सैलरी आ गई, अब इसको खर्चे वाले ऐड दिखाने चालू कर दो, ठीक है। या अगर आपका किसी सो एंड सो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको इंश्योरेंस वाले ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। वो सारी चीज़ें आपकी हर एक गतिविधि जो है स्मार्टफोन के ऊपर ट्रैक होती है। आप सोचें भले से मैं चाहे वो नहीं चला रहा हूँ या चला रहा हूँ, बट आपकी जो लाइफ है वो एंड्रॉयड के अंदर एक तरह से खुली किताब है। तो जो इस तरह की चीज़ें करते हैं डिजिटल मार्केटर्स, उन्हें सब पता होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि सबको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो एक ऐसा समझो कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सभी के साथ हम लोग कनेक्ट करें इक्वली। ऐसा ना हो कि वो पार्शली कि भाई ये सिर्फ इसी तरह के लोग चला सकते हैं, दूसरे लोग नहीं चला सकते। जैसे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल flipkart.com। अब फ्लिपकार्ट जो है वो ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई जो 50 रुपये का सामान खरीदने वाला बंदा वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि वो 10 रुपये का सामान भी बेच रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो क्या करता है कि 10 रुपये का ले रहे हो तो मेरा तो खर्चा नहीं निकल रहा डिलीवरी का, 50 रुपये डिलीवरी कॉस्ट, तो डिलीवरी वाले बंदे के तो पैसे कमा ही रहा है ना वो बल्क में। अब डिलीवरी वाला बंदा ऐसा तो है नहीं कि वो हब से सीधे तुम्हारा डेडिकेटेड कुरियर देना आएगा, वो बैग के अंदर दुनिया जहान के कुरियर डालता है, जितना उसके पास उसमें स्पेस होता है बोथ साइड, उसके बाद वो निकलता है बांटता हुआ संता की तरह कि भैया ये लो अपने कुरियर, है ना। तो यहाँ पर मोटा मोटी देखा जाए तो सीधे सीधे कुरियर के पैसे उसके पूरे बच जाते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट की अर्निंग होगी इसके अंदर। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा कि अपनी वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइन किया कि अगर एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और नॉन एजुकेटेड पर्सन है तो कोई भी उसको ड्राइव कर ले। यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए, विजुअल्स ही है ना सब। भाई अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो जानता है ट्रैवल क्या होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको नहीं समझ में आ रहा है भाई क्या लिख दिया, तो वो प्लेन देख के समझ जाएगा, या फिर वो यहाँ पर अप्लाइंसेस को देख के समझ जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग अमेज़ॉन में जब एंटर करते हैं तो अमेज़ॉन के अंदर हमें ये चीज़ों की मिसिंग दिखाई देती है। हम नीचे तो देख पा रहे हैं लेकिन ऊपर नैवबार जो है हमारा काफ़ी क्लिटर है, क्लियर नहीं है। देखा ना यहाँ पर कितना तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया, बट यहाँ पर सब भर दिया गया है, वो भी फुल विड्थ है। तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है हमें कि भाई कौन सी चीज़ से बंदा कहाँ एंटर करेगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो जैसे यहाँ पर ऑल डाल दिया, यहाँ पर फ्रेश है, यहाँ पर फिर मिनी टीवी बीच में डाल दिया, फिर सेल आ गया, फिर बेस्ट सेलर आ गया, फिर टुडेज़ डील। मैं प्रोडक्ट कहाँ खरीदूँ वो यहाँ पर जाके आए बीच में,
फिर उसके साथ में अमेज़ॉन पे वगैरह सारी चीज़ें मिला दी इन्होंने इसके अंदर। तो या तो ये मल्टीपल नैब बार में डिवाइड होती कैटेगरी, या फिर ये इसको एक अलग से अदर कैटेगरी करके बना देते, तो ये काफ़ी आसान हो जाता। समझ रहे ना, है दोनों ही यूनिकॉर्न मार्केट के अंदर, ठीक है, दोनों ही ई कॉमर्स के अंदर एक बहुत बढ़िया लेवल पर आते हैं, बट यूएक्स के पॉइंट में जो हायर स्कोर करता है वो फ्लिपकार्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन। तो जब तक डिज़ाइन आपका कैची नहीं होगा, इंगेजफुल नहीं होगा, सिंपल सोवर नहीं होगा, तब तक आपको बेनिफिट नहीं आने वाला है चीज़ों का। तो टारगेट ऑडियंस का जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने एक फ्लिपकार्ट का दिया, ऐसा एग्जांपल मैं एक टीवीएस का देता हूँ। टीवीएस की आप देखते हो स्पोर्ट्स बाइक आती है लाइक अपाचे, जिसमें 350 सीसी का उन्होंने सेगमेंट लॉन्च किया हुआ है। उनकी जुपिटर भी आती है स्कूटी, जो कि गर्ल्स चलाती हैं। उनकी टीवीएस में वो भी आती हैं उस तरह की व्हीकल्स जो हीरो पुक जैसा, जिसको हम लोग बोलते थे पहले, लूना, जिसमें बहुत छोटा सा फ्यूल टैंक होता है, साइकिल जैसी होती है, और अपना ले जाओ उसको, ठीक है। और एक जो डे टू डे लाइफ में जो डेली ऑफिस जाते हैं उनको कम्यूट करने के लिए उन्होंने आप कह सकते हो फ्यूल इकोनॉमी में उन्होंने एक बाइक बनाई हुई है ना। तो टीवीएस ने हर सेगमेंट को टारगेट किया हुआ। उसने इंडिया में फीमेल को नहीं छोड़ा, अगर कोई स्कूल कॉलेज जाने वाली गर्ल्स है या कोई हाउसवाइफ है तो वो भी उसमें टारगेट ऑडियंस के अंदर है। अब यंग यूथ कोई है, उसको भाई स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, तो उन्होंने वो भी ध्यान में रखा। किसी का बिल्कुल बजट नहीं, कोई डिलीवरी वाला बंदा है जिसको ज़्यादा सामान टांग के लेके जाना होता है, उन्होंने उसके लिए भी एक बाइक बना दी। और जिसको डेली ऑफिस जाना है तो जो डेली ऑफिस जाएगा वो ये तो नहीं कि भैया एक दिन के अंदर वो 1000 रुपये का फ्यूल फूकेगा, हायाबुसा लेके जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, एक डिफरेंट बाइक बना दी। सॉरी। तो समझ में आया टारगेट ऑडियंस को किस तरह से हमें टारगेट करना होता है। तो यानी कि आप अपने ब्रांड को फुल तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। अब इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में आप देखते हैं क्या कि भाई एक ओप्पो मार्केट में एक ब्रांड है ना, एक आपका वीवो ब्रांड है मार्केट के अंदर, एक पोको ब्रांड है मार्केट के अंदर, एक वन प्लस ब्रांड है मार्केट के अंदर, और एक रियलमी ब्रांड है मार्केट के अंदर। अब ये सारे जो फ़ोन्स के मैंने नाम बताए हैं, ये सारे सेलफोन अलग अलग तरह के टारगेट ऑडियंस को हिट करते हैं। भाई किसी को एंड्रॉयड में अगर क्लास चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो बंदा जाता है वन प्लस की तरफ। किसी को कैमरा चाहिए तो बंदा जाता है ओप्पो की तरफ। किसी को कैमरा एंड म्यूज़िक दोनों चाहिए, बंदा जाता है वीवो की तरफ, ठीक है। किसी को सेम फीचर्स कम बजट में चाहिए तो बंदा जाता है रियलमी के अंदर। किसी को गेमिंग में जाना है तो बंदा जाता है पोको की तरफ। अब गेम खेलने वाले भी बहुत लोग हैं, पबजी दबा के चलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब उसकी जगह पर कोई दूसरा गेम आ गया बीजीएमआई करके जो खेलते हैं लोग, है ना। तो अब मुझे बताओ कि कोई बंदा छूट रहा है, कोई टारगेट ऑडियंस छूट रही है इसके अंदर, मतलब हर तरह का बंदा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अब इन सबको चलाने वाली पूरी कंपनी एक, ये सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने विंग्स बना दिए अलग अलग कि भाई तुम सब लोग को मैं एक कंपनी खोल के दे रहा हूँ, एक पेरेंट कंपनी बोला तुम सब लोग अपना अपना काम करो। इसको ऐसा समझो जैसे हम आज अरीना में बैठ के पढ़ रहे हैं, अरीना का जो दूसरा अगर हम लोग देखें एग्जांपल, कॉम्पिटिटर कौन है, मैक, तो मैक भी हमारी पेरेंट कंपनी का ही है ना, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हम सभी ब्रांड्स को टक्कर दे देंगे आसमी बाजार ने, और उन्होंने किया भी, हेड ऑन टक्कर दी सीधे आके। क्योंकि उन्होंने, देखो सीधी सी बात है, अगर आज की डेट में आप वेब डिज़ाइनर और डेवलपर बन गए और आप फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट बना लेते हो तो आप फ्लिपकार्ट का क्या ही बिगाड़ोगे, ठीक है। क्योंकि फ्लिपकार्ट आज की डेट में एक नेटवर्क बन चुका है। नेटवर्क से हमारा मतलब ये है कि भाई सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो मान लो कि भाई हिमानी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो हिमानी तक पहुँचाओगे कैसे, पेमेंट भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो यानी कि मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, है ना। अब एक हिमानी है तो चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि भाई बंदा खुद जाकर डिलीवरी दे के आ जाए, और न जाने ऐसी लाखों हज़ारों हिमानी है हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने ऑर्डर किया, अब कहाँ कहाँ जाओगे, तो वहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए होगा नहीं उन्हें। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अब फ्लिपकार्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट मिल रहा है और आपके पास भी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बंदा भरोसा करने में थोड़ा सा डरेगा तुम्हारे ऊपर कि भाई पता नहीं मैंने यहाँ से ले लिया, वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, इनकी रिटर्न रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, ठीक है। वो एक डर रहेगा हमेशा, क्योंकि भाई इसका तो मार्केट में उन्होंने बढ़िया नाम सेट कर लिया अपना, लेकिन
हिमानी कैसे भरोसा करे तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर, पॉइंट ये आता है। तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का फैक्टर डेवलप होता है यहाँ से। तीसरा, मैं तुम्हारा प्रोडक्ट जब दोनों जगह पर सेम रेट में लिस्ट है तो तुमसे क्यों खरीदूँ, मैं उसके पास ना जाऊँ जिसके पास में मेरे को ट्रस्ट भी मिल रहा है और प्राइस भी सेम ही मिल रहा है। तो यानी कि अगर तुम्हें फ्लिपकार्ट को आज की डेट में हेड ऑन टक्कर देना है तो तुम्हारा नेटवर्क और तुम्हारा प्राइस, अगर ये दो चीज़ें तगड़ी हैं, तुम उससे बढ़िया डील में ला सकते हो तो फ्लिपकार्ट के साथ कॉम्पिटिट करो, नहीं तो ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी खुद की लॉन्च करने के बारे में भूल जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक ऐसा मार्केट प्लेस बना दूँ, अब एग्जांपल ऐसा समझो कि क्या मार्केट में रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट नहीं है? रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट है, वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्या क्रोमा की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है? उनकी भी है। क्या विजय सेल्स की अपनी वेबसाइट नहीं है? क्या सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी वेबसाइट नहीं है? बट कितनी सेल्स हो रही है उनकी? कुछ नहीं। सब यहाँ पे मिल जाता है। मिल वहाँ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि जी हमसे मंगाओ तो हम तुमसे, जैसे एक रेफ्रिजरेटर तुमने ऑर्डर किया क्रोमा से, तो वो उसके अंदर अपना डिलीवरी चार्ज जोड़ देते हैं। और फ्लिपकार्ट ये कहता है कि भाई तुम मुझसे कुछ भी मंगा लो, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूँगा। अब बंदा किससे ले? अब मान लो कि तुमने क्रोमा से ऑर्डर कर लिया फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, अब तुम्हारे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है। अब जो डिलीवरी देने का बंदा आएगा वो कहेगा जी मैं तो गेट पे छोड़ के जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ाना तुम्हारा टेंशन है, मेरा काम नहीं है। फ्लिपकार्ट कहता है कि भाई तो घर के अंदर तक पहुँचाएंगे, वो कभी नहीं छोड़ के जाते नीचे सामान आपका, आप जहाँ हो वहाँ पर आपको देके जाएंगे। जस्ट लाइक ओला उबर, कि आप जहाँ खड़े हो गाड़ी वहीं तक जाएगी। वो बात अलग है कि गाड़ी जाने की जगह ना बचे तो सिनेरियो दूसरा है, नहीं तो बंदा वहीं तक पहुँचेगा, एग्जैक्ट पिन ड्रॉप लोकेशन तक। तो ये डिफरेंस आ जाता है। और हाँ, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैंने अभी ऑर्डर किया अभी मिल जाए, तो एक्स्ट्रा पैसे पे करो, मैं तुम्हें तुम्हारा सामान तुरंत दे देता हूँ। जिसमें अमेज़ॉन भी काम करता है और फ्लिपकार्ट भी काम करता है, ले लो तुरंत। तो अमेज़ॉन में क्या था कि उन्होंने एक मार्केट में रिटेन करने के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, अमेज़ॉन प्राइम। प्राइम से अमेज़ॉन को कोई इनकम नहीं है, सबसे बकवास एक्सपीरियंस उसी का ही है। बट बंदे को फ़ायदा क्या होता है, चलो मूवी देखने के लिए मिल जाती है उसके ऊपर बिना ऐड वैड के, है ना। दूसरा, सेम डे डिलीवरी मिल जाता है, नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाता है। अमेज़ॉन का म्यूज़िक भी साथ में फ्री चल जाता है, आपका मुझे नहीं पता, पहले होता था। तो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इस चक्कर में बंदा 1,000 रुपये देने में घबराता नहीं, वो अमेज़ॉन प्राइम खरीद लेता है, भाई 10 फ़ायदे हो रहे हैं, ले लो। वहीं पर फ्लिपकार्ट का वीआईपी मॉडल लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट का वीआईपी मॉडल ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो मैं तो उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा 10% तुम्हें, अगर तुम्हारे पास वीआईपी है। दूसरा, अगर तुमने कोई रिटर्न एक्सचेंज किया तो सेम डे या फिर वेरी नेक्स्ट डे आपका पिकअप हो जाएगा। ठीक है, बंदा नया लेके आएगा, वो लेके जाएगा, दूसरा लेके चला जाएगा तुम्हें। तो फ्लिपकार्ट का वीआईपी करके आता है। सर फ्लिपकार्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया सिर्फ। सिर्फ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कॉन्टिनेंटल बेस्ड है, यानी कि अगर इंडिया का लिए उन्होंने अलग वेबसाइट बनाया है, यूएस के लिए अलग बनाया है, यूके के लिए अलग बनाया है। और अमेज़ॉन से हम लोग इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं इन इंडिया। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे अर्निंग ऑफ सुपर कॉइन, जहाँ पर अर्न 5% अप टू 100 सुपर कॉइन्स ऑन एवरी ऑर्डर एंड बोनस 200 सुपर कॉइन्स ऑन ऑर्डर अबव 10,000। तो इनके सुपर कॉइन्स को भी आप कैश में क्या इनकैश कर सकते हैं, यानी कि इनके मान के चलो 400 के आसपास अगर के पास कॉइन है तो ₹1 की एक वैल्यू का कॉइन करता है इनका। ठीक है, तो जैसे मेरे पास इनका वीआईपी और इनका मेरे पास प्लस दोनों ही मेंबरशिप्स हैं, तो जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके कॉइन्स बन जाते हैं। कॉइन्स को जब आप नेक्स्ट कोई परचेज करते हो उसमें एनकैश कर लेते हो, प्लस और डिफरेंट एडवांटेजेस अलग रहते हैं इनके। तो यहाँ पर देखो फास्टर रिटर्न है इसके अंदर, फ्री शिपिंग है, फास्ट शिपिंग है इसके अंदर, सारी चीज़ें फटाफट वाली हैं इसके अंदर। लेकिन ये हर जगह नहीं है, कुछ सेलेक्टेड जगह पर है। अब जैसे कोई रिमोट एरिया होगा, जी भाई तुमने यहाँ से ऑर्डर कर दिया लेह में बैठ के, अब तुम बोलो कि जी तुम्हारे पास तुरंत पहुँच जाए, तो कैसे पहुँच जाएगा, तुम्हारा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। बट नेटवर्क में काफ़ी अच्छा है, कोशिश इनकी यही रहती है कि जितना जल्द से जल्द चीज़ें पहुँचे। बाकी इनका वेलकम बॉक्स रहता है जिसके अंदर क्या रहता है कि आपको बहुत सारे वीआईपी बेनिफिट्स में दे देंगे, जैसे कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की ओटीटी की मेंबरशिप डाल देंगे, तो डिपेंड करता है, वो उनकी रैंडम रहती हैं, कभी कुछ भी आ जाता है उसके अंदर। तो ये सारे इनके, अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्लियर ट्रिप्स के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं इसके अंदर, और भी कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं डाला होगा। तो इनका वीआईपी सब्सक्रिप्शन इस तरह से काम करता है बेसिकली।
तो हर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को हम लोग रिटेन करें, क्योंकि अगर आप कुछ अमेजिंग फीचर्स लेके यूज़र के लिए नहीं आओगे तो आप चलोगे कैसे, है ना। तो अमेज़ॉन ने जहाँ 1000 रुपीज़ में अपना बनाया, उन्होंने अपना 500 रुपये में अपना बनाया। फ्लिपकार्ट का अगर आप VIP बाय करोगे तो 500 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इनका एक ईयर का कॉस्ट 500 आता है, इस तरह से। तो अब कुछ हम लोग ऐसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल पर आते हैं जहाँ पर हम लोग और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारा एंड यूज़र चाहता है कि उसको ढूंढना ना पड़े, ठीक है, वो चीज़ एक जैसी हो। अब मुझे एग्जांपल के तौर पर आप ये बताओ कि सबके घर में रेफ्रिजरेटर जो है वो किस तरह के हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाई साइड, कौन से हैं? ऊपर नीचे, डबल डोर, ठीक है, डबल डोर, ठीक है। अब किस हैंड से ऑपरेट करते हो आप उसको, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? हाँ, मतलब खोलते किससे हो? राइट से खोलते हो, तो यानी कि दरवाज़ा आपका लेफ्ट से राइट की तरफ खुलता होगा, सभी का ऐसे ही खुलता है। तो ऐसा ही क्यों खुलता है? ऐसा वो साइड बाय साइड होता है। हाँ, अगर साइड बाय साइड में हम लोग वो ना लगाए ना, तो जैसे घर के घुसने का दरवाज़ा होता है वैसा हो जाएगा। तो मान लो डोर में आपने सामान ज़्यादा रखा होगा तो फ्रिज होगा आगे की तरफ गिर जाएगा। तो फिजिक्स यूज़ की गई है वहाँ पर। बट जनरली अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर के अंदर जहाँ पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन सबके घर में एक जैसी ही दिखती है वो। जैसे रेफ्रिजरेटर मैंने एक एग्जांपल दिया। और तो माइक्रोवेव कितने लोगों के पास है माइक्रोवेव? कौन से हैंड से खुलता है? लेफ्ट हैंड से खुलता है ना। सभी के माइक्रोवेव लेफ्ट हैंड से ही खुलता है, किसी का ऐसा नहीं कि राइट हैंड से खुल जाएगा। अब ऐसा क्यों है? भाई लेफ्ट से भी तो हो सकता था, राइट से भी तो हो सकता था, तो उसका दरवाज़ा ऐसा तो है नहीं। सोचने वाली बात है ना। चलो, तो जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम लोग, कोई आप में से स्कूटी वगैरह चलाते है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो जब हम लोग उसको थ्रोटल करते हैं यानी कि रेस देते हैं, तो वो कहाँ पर होता है? राइट हैंड साइड पर होता है। और अगर हम लोग कार की बात करते हैं तो कार भी आपकी राइट फीट से ही बेसिकली आप एक्सलेट करते हो उसको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुकी हैं। जैसे कि इंग्लिश जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ का एक एग्जांपल आता था कि भाई सूरज जो है वो मॉर्निंग में निकलता है और मून जो है वो आपको नाइट में दिखाई देता है, और कुत्ता जो है वो भौंकता है। भाई कुत्ता भौंक ही सकता है, गाएगा तो है नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज की में कुछ हैं ऐसे, जैसे कुछ ब्रीड आती हैं जो बेसिकली कुछ हद तक आपका आंसर कर पाती हैं। जैसे हस्की, हस्की जो होता है वो बोल लेता है। हाँ, काफ़ी हद तक बोल लेता है वो। हाँ, तो कुछ इस तरह के हैं जो वेल ट्रेंड हैं, तो मतलब रिप्लाई करते हैं बाकायदा, आपके एक्सेंट को पकड़ जाते हैं। तो जो जो चीज़ें वो लोग बोल सकते हैं रिप्लाई कर देते हैं। नॉट एग्जैक्टली, बट आप उसका समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो 2 साल का नहीं होता तो वो मम्मी पापा दादा दादी के अलावा वो बोल नहीं पाता, या बोलने की कोशिश करता, बोलोगे बोल बोल तो जोर लगा के बोलता है बहुत, जैसे उसको बहुत प्रेशर आ रहा है उस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए, ठीक है। बट जो कंफर्टेबली बोल पाता है वो 2 साल के बाद बोलता है अच्छे से बच्चे, लेकिन 2 साल तक, 1.5 साल के बाद में बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। 9-10 महीने का बच्चा जो है वो मम्मा पापा इस तरह का बोलना चालू कर देता है ना। तो क्या होता है कि स्कूल में जब छोटा बच्चा जाता है ना तो उसकी भी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होती है। तो वहाँ पर भी यूज़र एक्सपीरियंस उन्हें पता है कि किस एज का बच्चा कितने बड़े करेक्टर बोल सकता है, या किस एज ग्रुप तक का बच्चा कितने डिजिट की कैलकुलेशन कर सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं। अब क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं भाई हमें 4 डिजिट की कैलकुलेशन करना आता है तो बच्चा भी कर देगा। भाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रेनिंग मोड में है। और जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से कराते हैं कि वो रिसर्च है कि भाई कितना एज ग्रुप के बच्चे को कितना प्रेशर देना है, कितना उसका ब्रेन उस चीज लोड को हैंडल कर सकता है। तो ये क्या हुआ, यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये नहीं कि भाई मैंने 9th क्लास तक का सिलेबस पढ़ा था तो मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करूँ फर्स्ट क्लास, भाई तू भी 9th वाला सारा मुझे बता दे,
अरे अपना खुद का टाइम याद करो, हमें खुद का अपना सिलेबस नहीं पता होता था। आज का बच्चा तो हमें फिर भी बहुत टफ कंपटीशन देता है, छोटे छोटे बच्चे। यानी कि आज स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम लोग देखें, जो छोटे छोटे से जो स्कूल में जो प्री नर्सरी वगैरह बच्चे प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। अपना चाइल्डहुड याद करो, ना ऐसा एनवायरनमेंट था, ना ऐसे स्कूल से जो हमें इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। जब आप बड़े होकर पहुँचे थोड़े से अच्छे स्कूल्स में, तो वो जाके आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, उस तरह के टीचर्स मिलना स्टार्ट हुआ, है ना। तो क्या है, सारा यूज़र एक्सपीरियंस का गेम है। तो यूज़र एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ और आपकी कंप्यूटर दोनों जगह पर काम करता है। डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जांपल आप अरीना आते हो, और अरीना में आने के बाद मान लो कि आप स्नेहा को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, ना तो उसको अच्छे से कोर्स समझाया गया, भाई गर्मी में बेचारी यहाँ पर आई है, उसको किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब स्नेहा बाहर जाके बोल रहे भाई वहाँ मत जाना, वहाँ कोई नहीं सुनता है, वहाँ तो पानी भी नहीं पूछते यार, बड़ा बुरा सेंटर है। और वहीं पर सुप्रवती आती है, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रीट किया जाता है, वो आती है, उसको पानी भी के लिए पूछा गया, उसको बढ़िया से इंक्वायरी भी दी गई। तो ये क्या हुआ, दो अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गए, है ना। वैसे ही होता है जब हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर हम लोग किसी एप्लीकेशन पर आते हैं। एक एप्लीकेशन कि भाई आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन आपका कह रहा है जी गलत है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो यानी कि एक्सपीरियंस खराब। आप क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन, एक रिव्यू लिख दोगे उसके ऊपर जाके कि बकवास है। या जैसे हम लोग कोई बहुत अच्छा गेम वाला देखते हैं ना कि ऐड में आता है कि बहुत अच्छा गेम है, जैसे एक इवोनी करके बड़ा फेमस गेम आता है कि उसमें वो लोग और आपको माइंड गेम करना होता है, अनलॉक करना होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज। और जब हम लोग डाउनलोड करते हैं 300 MB 400 MB का गेम दिखाता है, हम छोड़ दे रहे हैं, चढ़ाओ या तो फ़ोन भर देगा हमारा, या इतना नेट कंज्यूम कर लेगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर। गेम देखने में अच्छा है, लेकिन जो इंस्टॉल भी कर लेते हैं फिर उसके अंदर इतने ऐड आते हैं, वो चीज़ें मिलती नहीं जो हमें दिखाई जाती हैं ऐड के अंदर, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट सा हो जाता है, हम उसको बंद कर दें, भाई अच्छा नहीं है गेम उसके अंदर। या जैसे एक वो आता था पहले टेंस का करके गेम आता था, लोग फ़ोन के अंदर बैठ के पूरी सिटी बना रहे होते थे बैठ के, ठीक है। या फेसबुक कभी चलता था 2008-9 में, तो लोग फार्म विले खेलते थे उसको बैठ के कि ऑनलाइन गेम खेल रहे, लेकिन एक टाइम आया लोग बोर हो गए उस चीज़ से। क्योंकि सीधी सी बात है, आज आप एक नया फ़ोन लेकर आओगे, आपका एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट होगा। हो सकता है कि रात आप शो भी ना, नींद भी ना आए तुम्हें फीचर एक्सप्लोर करने के चक्कर में, दूसरा दिन सुबह उठते आप फिर से कुछ ढूंढोगे उसके अंदर। ये कितने दिन चलेगा, हद मार के हफ्ते भर। उसके बाद क्या होगा, फ़ोन का यूज़ या तो सोशल मीडिया चला लोगे या कॉलिंग कर लोगे, और उसके बाद वीडियो एंजॉय कर लोगे, उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और ये रियलिटी है, हम बहुत जल्दी बोर होते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट मन करेगा भाई कुछ और लेंगे अगली बार अच्छा सा, है ना। तो ये सारी चीज़ है। अब फ़ोन के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये डिवाइस है, भाई आप लोग जो ऑनलाइन है ना, अगर कोशिश कर सकें ऑफलाइन क्लास लेने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे हमारे हाथ में ये फ़ोन है, ठीक है। अब इस सेलफोन में क्या है, एक फुल HD+ डिस्प्ले है, तो यानी कि अगर मैं इस पर कोई मूवी कंटेंट एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे बेटर क्वालिटी मिल रही है, स्टीरियो साउंड है इसके अंदर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मुझे इसके अंदर मिल रहा है, वो सब नहीं फिजिकल वाला कि पीछे टच करो, या जैसे एप्पल के अंदर आता है उसके राउंड बटन पे क्लिक करोगे तो वो अनलॉक होता है, तो एप्पल ने धीरे धीरे वो हटा ही दिया अपना फिंगरप्रिंट वाला। अब सेलफोन में यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि अगर यूज़र इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, अब सिनेरियो समझो कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, और कार ड्राइव करते वक्त मैं इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। या अगर बाइक चला रहे हो, कार में तो फिर भी कंफर्टेबली आप बैठते हो, बाइक में आप कितनी चीज़ें कर सकते हो चलाते चलाते। आप अनलॉक कर लोगे, यानी कि एक हाथ से अनलॉक हो गया, ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जेस्चर कंट्रोल आते हैं, हम लोग यहाँ से बैक वगैरह बहुत ईजिली कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि मैं एक हाथ से बाइक को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या मैं सबसे टॉप वाला एप्लीकेशन चला सकता हूँ इसके अंदर एक हाथ से? ऊपर के जो एप्लीकेशन हैं क्या मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ? आप अपने फ़ोन्स पे ट्राई करके देखो, आप कंफर्टेबल नहीं होगे उसको करने में। क्योंकि जब हम लोग किसी डिवाइस को ग्रैब करते हैं अपने पाम में, तो क्या होता है, 4 फिंगर्स उसको इस तरह से होल्ड करती है और हमारे थंब के साथ की जो ग्रिप होती है वो उसको ग्रैब करके रखती है प्रॉपर। अब आपके पास जो एरिया बचता है वो इतना ही है। अब ये थंब यहाँ तक जा सकता है कॉलिंग बटन तक, या यहाँ तक आ सकता है। दिस इज़ कॉल्ड थंब रूल। यानी कि आपके जो कंट्रोल है यहाँ पर वो नीचे ही क्यों दिए जाते हैं, बिल्कुल
लिमिटेड कंट्रोल, क्योंकि एक्चुअल में फ़ोन का काम ही सिर्फ इतना है, कॉल करना, मैसेज करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना, कैमरा ऑपरेट करना या अपने इंटरनेट वगैरह सर्फिंग करना हो, वो चीज़। इससे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग कंफर्ट मोड में चलाते हैं, जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तो दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, दोनों थंब आपके फ्री हैं और आप इजीली टाइप करना चाह रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं इजीली कर पाते हैं उसके अंदर। अब सोचो कि कॉलिंग का बटन उठा के मैं टॉप में लगा दूँ, अब मिला लो कॉल बाइक पे कहाँ रखे उसको बटन को टैप करोगे आप। और अगर चलो मान लो कि भाई आप इसको ऐसे करके यहाँ ले भी आए तो गिरने के चांसेस होंगे, आपका बैलेंस आउट होगा, डिवाइस गिरेगा ही गिरेगा। ऐसी कलाकारी करते बाइक पर, न जाने कितने लोग अपने फ़ोन गिराते हैं और फिर कहते हैं जी फ़ोन टूट गया पूरा गिर गया। तो समझ में आए, तो हर जगह पर कुछ यूज़र एक्सपीरियंस लगाया गया है, इसके पीछे का एक सीधा सा पर्पज़। अब जैसे क्या था हमारा जो कॉलिंग का बटन होता है, ऐसा नहीं कि हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल है, बट डिफ़ॉल्ट कंपनी ने वहीं पर दिया। क्योंकि जब एक बंदा कीपैड फ़ोन से निकल के स्मार्टफोन में एंटर करता है तो उसको वो कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही मिले कि भाई हमारा लेफ़्ट में होता है कॉलिंग, राइट में होता है कट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और बीच वाला जो हमारा नेविगेशनल रहता है उससे अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के हमारे कंट्रोल्स रहते हैं। जैसे वॉल्यूम घटाना बढ़ाना तो लेफ्ट राइट, और अगर अप एंड डाउन जाना है अपने मैसेज वगैरह के अंदर, फ़ोन नंबर्स वगैरह के अंदर, या फिर अगर आपके फ़ोन में कीपैड वाले में गाने वगैरह चलते हैं तो वो भी आप ऊपर नीचे करके अपने उस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल बटन्स और टच बटन्स में क्या डिफरेंस हुआ कि फिजिकल बटन जो थे उसमें हम लोग लिमिटेड ही बटन लगा सकते हैं, ठीक है, बट वहीं पर अगर मेरा डिस्प्ले ऐसा है कि जो कि टच बेस्ड है तो मैं उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बाहर हमारा एक ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है फिजिकल बटन है, तो इस पर इतना ही स्पेस है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। बट अगर सोचो यहीं पर अगर ये एंड्रॉयड होता, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में घर में स्मार्ट होम्स के अंदर आप देखते हो ना टच बेस्ड सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड जो फुल्ली डिजिटल हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, क्योंकि भाई उन्होंने एक ही चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करा दिया। या जैसे आज की डेट में स्मार्ट होम्स के अंदर क्या आपको बहुत अच्छे कंट्रोल मिल जाते हैं, जेस्चर कंट्रोल, ठीक है, कि आप इन होते हो तो ऑटोमेटिक स्लाइड ऑन। अब यानी कि मेरे को सोचो कि जो ये फिजिकल बटन होते हैं जो मॉड्यूलर घरों में लगे होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर आप बहुत डेलिकेट तरीके से इनको कंट्रोल करें तो चल जाएंगे। आपने जैसे होता है ना फिजिकल वाले बटन, जैसे ये वाले जो है रफ एंड टफ, इनको ज़ोर से मारो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस बाहर वाले को ज़ोर से मारो वो खड़ के हाथ में आ जाएगा तो क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूलर है, उसके अंदर इतना कुछ है ही नहीं कि जो प्रेशर को झेल पाए, है ना। तो ये अगेन एक डिफरेंस आ गया। तो लोग आज के में ये कहते हैं कि मॉड्यूलर लगा तो लो, बढ़िया वही वाला होता था पहले वाला, ठीक है। तो पहले के जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते थे वो पहले आते थे सेरामिक, यानी कि अगर सर्किट पे लोड ज़्यादा भी आया तो वो जल्दी से फूकता नहीं था। आज की डेट में जो नए वाले आते हैं 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर से लोड जैसे 7 हुआ तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट होगा, ख़राब हो जाएगा। तो समझ गए ना, तो देखने में तो अच्छा है लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है चीज़ों के अंदर। तो अभी जितना मैंने समझाया उससे क्या समझ में आया? अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उनका एक्सपीरियंस समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस एक यूज़र अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है आपकी हाँ वेबसाइट पे आके तो वो क्या मतलब उसको चाहिए क्या, एग्जैक्टली exactly। तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करके आपको उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है। तो इसका जो कंक्लूजन एक लाइन में कि यानी कि डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करने से पहले एंड यूज़र को समझो कि वो एंड यूज़र है कौन, ठीक हर है, एज हर एज और जो हम चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो सभी एज ग्रुप को टारगेट करती है या नहीं। ये नहीं कि जनरली डिज़ाइनर सबसे बड़ा फॉल्ट जो करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टेट में, आप लोगों ने भी की होगी कि भाई ये मेरा डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा अब, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता, एंड यूज़र को क्या अच्छा लगता है वो मैटर करता है। तो यानी कि पहली चीज़ ये कि डिज़ाइन के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी जो है आपकी वो नहीं होनी चाहिए। यूज़ करने में भी ईजी हो। हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई डिज़ाइन बनाते हो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, टीचर अपना इनपुट देता है इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो आप सुनते हो नहीं यार मैं तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तब हमें ये चीज़ 1 से 2 साल लग जाते हैं इस चीज़ को समझने में कि भाई क्लाइंट जो हमसे बना रहा है हम कहते हैं अरे पागल है तो ख़राब करा लिया उसने अपना डिज़ाइन, मैं तो इतना बढ़िया डिज़ाइन बना के दिया था इसको तो किसी ने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उससे पता है उसका एंड यूज़र क्या चाहता है।
तभी वो आपसे वो चीज़ें डिज़ाइन कराते हैं उस तक। तो पहली चीज़ ये कि मेरा डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ ट्रेड हो, कोई बाइंग सेलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिज़ाइन कन्विंसिंग नहीं है, उसके ऊपर इंगेजमेंट नहीं है, तो आपका डिज़ाइन बनाने कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़। तो इससे हमें ये समझ में आया कि टूल्स पे जाने से पहले हमें अपने यूज़र को बहुत अच्छे से समझना है, अपने प्रोडक्ट को समझना है कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह की टारगेट ऑडियंस के लिए डिज़ाइन किया गया। अब जैसे कॉस्मेटिक का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कॉस्मेटिक सेगमेंट जो है वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स तक लिमिटेड नहीं है, मेल्स के लिए भी बना हुआ है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बहुत फेमस ब्रांड था फेयर एंड हैंडसम, ठीक। तो अब एक फेयर एंड लवली आता है, तो उसी ने उसका बना के लवली की जगह पर क्या कर दिया, हैंडसम डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब हो सकता है सब कुछ सेम हो, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया भाई ये तो आदमी वाली क्रीम लगा रहा है, ये औरत वाली क्रीम नहीं है, एग्जाम्पल ऐसा समझो। हाँ, सिर्फ इतना सा चेंज करने से दो डिफरेंट सेगमेंट बन गए। दूसरा, जो जेंट्स के लिए उन्होंने पैकेजिंग डिज़ाइन की और जो फीमेल्स के लिए डिज़ाइन की, तो जनरली क्या होता है फीमेल टच रखने के लिए पिंक कलर का, वाइट कलर का, या बहुत ही दोनों का ब्लेंड हम लोग बीच का यूज़ करते हैं। बट जेंट्स के लिए जब बना तो उन्होंने वैसा नहीं बनाया, उन्होंने फेयर एंड हैंडसम नाम तो रखा, लेकिन पैकेजिंग काली बनाई उसकी। समझ रहे आप? तो बहुत सोच समझ के वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया ताकि वो डायरेक्टली टारगेट करे उस तरह की ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो समझ आया प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर भी यूएक्स का उतना ही रोल आता है। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग यूएक्स और यूआई तीनों अलग है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन जो यूआई यूएक्स आप लोग सीख रहे हो, अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ में जॉब करें, आप कुछ भी बन सकते हो लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल ऐसा समझो, इस जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि कल को आप कहीं सेल्स में जॉब करते हो, मान लो आप एक कहीं पर काउंसलर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर भी ये यूएक्स काम आएगा आपके। कैसे? क्योंकि आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट को पहले ही डिकोड कर लोगे ये चाहता क्या है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी कार के शोरूम में जाते हो, तो शोरूम वाला आपकी आंखों को देख के पहले ही भांप लेता है कि आप क्या प्रोडक्ट खरीदोगे। चाहे इंक्वायरी आप 10 की कर लो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा या तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगा, या जो आपके ब्रैकेट में आता होगा। ठीक है, आप लेने जाओ एग्जाम्पल के लिए किया की सोनेट, ठीक है, लेकिन आप कार्निवल तक के रेट पूछ के आओगे, जो कि उनकी लिमोजिन होती है, भाई इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। क्योंकि मौका मिला है एक बार तो पूछने में क्या हर्ज है। ठीक है, लेकिन वो भी बंदा मना नहीं करता बताने के लिए। लेकिन वो बंदा क्या बोलेगा, जिस प्रोडक्ट के लिए आप गए हो वो तो आप ले ही लोगे, क्योंकि अगर आप वहाँ तक चल के आए हो तो इट मीन्स कि समहाउ यू आर इंटरेस्टेड। आप भले से वो गाड़ी ना खरीदो, हो सकता है किसी दूसरे ब्रांड की खरीदो, लेकिन खरीदोगे जरूर, क्योंकि आप अननेसेसरी तो गए नहीं होगे। तो एज मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 में से 100 लोग अगर जा रहे हैं, 100 के 100 लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि एक बंदा ने प्लान किया कि चलो गाड़ी लेते हैं, लेकिन रेट पूछने का तो उसके बजट से बाहर निकला, चलो अभी कुछ दिन और वेट करते हैं फिर लेंगे, लेकिन लेगा ज़रूर। आज नहीं लेगा कल लेगा, लेकिन वो डील होगी ज़रूर। ठीक है, उसी तरह से सेम ब्रांड का ना ले, दूसरे ब्रांड का ले, हो सकता है फीचर्स मुझे अच्छे ना लगे, हो सकता है मुझे सीट्स कंफर्टेबल ना लगे, हो सकता है उसका मेरे को डायमेंशन समझ नहीं आया है ना, या मुझे उसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में यूज़र जो होता है ना, एक जगह पर जाकर डील क्लोज नहीं करता है, क्योंकि जब से ई कॉमर्स आया तो ई कॉमर्स ने नए डायमेंशंस ओपन किए। आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो और आपको बहुत जल्दबाजी नहीं है, तो आप 2-3 वेबसाइट पर जाके चेक करते हो प्राइस, फिर आप देखते हो कि कहाँ से मुझे अच्छा मिल रहा है, कौन मुझे कम से कम टाइम के अंदर दे रहा है, तो लोग वहाँ से खरीदते हो। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आज की डेट में लोग फ्लिपकार्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं, ब्लिंकिट से। सेम कॉस्ट, सारी चीज़ें 10 मिनट में मेरे पास चीज़ आ जाएगी, मैं क्यों 2 दिन का वेट करूँ। क्योंकि इसको ऐसा समझो, जब भी हम लोग किसी चीज़ को परचेज़ करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम 3 लोग यहाँ पर बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, हम कहते हैं चलो यार मूवी देखने का प्लान करते हैं, और तीनों अगर उस पर कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं, अब उसका तुम्हें सीट ना मिले, तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, तुम चलो 2 किलोमीटर नहीं ला, चलो 5 किलोमीटर ढूंढ, कहीं तो मिलेगी। लेकिन उसी दिन तुम्हारा देखने का मन करेगा, और अगर तुम्हें वो उस दिन सेम डे ना मिले चीज़, तो तुम्हें क्या लगेगा जैसे तुमने पता नहीं क्या लूज़ कर दिया।
तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। और जैसे आप देखना कभी भी, आप मान लो जैसे ये एक टेलीविज़न यहाँ पर लगा हुआ है एलईडी, अब आपको किसी क्रोमा के स्टोर में गए या फिर आप विजय सेल्स में जाते हो और आपको ये टीवी चाहिए। अब क्या होता है कि वो कहता है सर पेमेंट कर जाइए, बंदा आपके घर पर डिलीवर कर देगा। तो जब तक वो घर नहीं आ जाता आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की बेचैनी होगी। बेचैनी ये नहीं कि वो ख़राब हो कहीं लेके भाग जाए, ये नहीं, मुझे तुरंत चाहिए अभी। जैसे ही वो घर आएगा तुरंत अनबॉक्स करूँ, उसको लगाऊंगा और मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटमेंट। तो ब्लिंकिट ने क्या करा, उस एक्साइटमेंट लेवल को उसने बहुत अच्छे से समझा कि भाई फ्लिपकार्ट का जो देखो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, क्वांटिटी में डील करते हैं। ठीक है भाई, मैं तो क्वांटिटी नहीं खरीदा, मैं तो एक ही ले रहा हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट को लेने वाले तो ना जाने कितने लोग हैं, तो मतलब समझा क्वांटिटी। ठीक है, अब 1 से 2 दिन का टाइम लगता है इनका, क्योंकि भाई हो सकता है कि जो हब्स जहाँ से ये चलेगा वो मे भी गुड़गांव हो, मे भी कहीं और बाहर हो, तो वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल में जो टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का। अब ब्लिंकिट ने क्या करा, इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने हर 2-3 किलोमीटर के रेडियस पे, 5 किलोमीटर के रेडियस पे अपना एक स्टोर बना दिया। उनके पास अपना खुद का हब है। और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो 15 मिनट, और कभी बहुत ज़्यादा सर्च होगा कि भाई बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो 20 मिनट हद मार के, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा भी, लेकिन आपको घंटे भर के अंदर सामान मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा जाना है आपको? अच्छा आज ही के लिए हर बार रहेगा? हाँ ठीक है ठीक है। तो कोई नहीं, आज का हम लोग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके।